हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आज से शुरुआत कर रहे हैं हम क्लास 12th की और पहली यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बड़ी यूनिट है जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो चैप्टर्स में। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड एंड सेकंड चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि क्लास 12th में मेनली हमारी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है अपने को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये आप दो चीजें देख रहे हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिज्म, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। ये हमारी फर्स्ट बुक कंटेन करेगी, जिसका बहुत बड़ा बेस आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रो मतलब समथिंग रिलेटेड चार्ज एंड स्टैटिक मतलब एट रेस्ट। मतलब ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज एट रेस्ट के बारे में। सबसे पहले चार्ज के कंसेप्ट के बारे में हम आपको बताएं तो फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस हम जानते हैं कि फ्रिक्शन के कारण बॉडीज में चार्ज आ जाता है। कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं हमारे जो हमने डेली लाइफ में देखे हैं कि अगर हम कभी अपने ड्राई हेयर्स में, सूखे बालों में कॉम्ब करते हैं और फिर उस कॉम्ब को हम स्मॉल पेपर पीसेस के पास ले जाते हैं, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, हम देखते हैं कि वो कॉम्ब स्मॉल पेपर पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। इट इज वेरी सिंपल फिनोमिनन। कभी ना कभी आप लोगों ने करके देखी होगी। स्कूल डेज में हम भी किया करते थे, कॉम्ब अवेलेबल नहीं होता था क्लास में, तो स्केल से कर लेते थे। स्केल को बालों पर रब किया और फिर स्मॉल पेपर पीसेस के पास ले गए और दोस्तों को दिखाया, देख देख जादू, बड़ा अच्छा लगता था भाई। तो वो जादू क्या है? यहाँ पर बालों और कॉम्ब के बीच में हुआ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के कारण कॉम्ब के अंदर आई एक ऐसी एनर्जी कि वो अट्रैक्ट करने लगा किसको? स्मॉल पेपर पीसेस को अपनी ओर। क्लियर है? अब यहां पर हमने देखा फ्रिक्शन से कॉम्ब के अंदर क्या आई? एक एनर्जी। और एक एग्जांपल बताते हैं सही कि सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं जो आपने कभी ना कभी किए होंगे, देखे होंगे। जनरली हम बर्थडे मनाते हैं तो अपन डेकोरेशन जब करते हैं तो उसमें बैलून्स लेते हैं, बैलून्स को फुलाते हैं और बैलून फुला तो हमने लिए, लेकिन उसको चिपकाने की अगर मान लिया कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे में हमारे एक दो फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, बड़ा जुगाड़ू टाइप के, इंडिया इज द कंट्री ऑफ जुगाड़। तो उन्होंने भाई बालों से बैलून को रगड़ा और दीवार से चिपका दिया। फिर देखा यार ये बड़ा कमाल कर दिया इसने, चिपक गया बैलून। या अगेन क्या हुआ कि बालों में और बैलून के बीच में हुआ फ्रिक्शन, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन बैलून के अंदर आई एक एनर्जी, और उस एनर्जी के कारण बैलून अट्रैक्ट हो गया बॉल से। मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के अंदर अगर आ जाए तो या तो वो दूसरी बॉडीज को अट्रैक्ट करती है या फिर दूसरी बॉडी से अट्रैक्ट हो जाती है। तो वो बॉडीज जिनमें ये प्रॉपर्टी आ जाती है वो बॉडीज तो कहलाती है चार्ज, और इस एनर्जी को जिसके कारण बॉडीज दूसरी बॉडीज से अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट कर रही है दूसरी बॉडीज को, उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, वन ऑफ देम इज इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक डेफिनेशन हम कहें तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? To the energy due to which matter gets property of attracting things is called electricity। और चूंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई फ्रिक्शन से, तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कह सकते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिसिटी का कि क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी और कैसे बॉडीज चार्ज होती है। तो चार्जिंग के दो मेथड्स इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, और ये दो मेथड जो हैं, एक है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और दूसरा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। वन बाय वन अपन उनको लेंगे डिटेल में। और पहला पार्ट अपन ने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जिसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। तो यहां हमने देखा कि सिर्फ दो बॉडीज को आपको रब करना है, फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर ऐसी एनर्जी आ रही है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं अपनी ओर। क्लियर है? लेकिन फ्रिक्शन कभी एक बॉडी में तो नहीं हो सकता ना, फ्रिक्शन के लिए हमें चाहिए दो बॉडीज, और जब दो बॉडीज को रब करेंगे तो ऐसा नहीं कि चार्ज कोई एक बॉडी होगी, चार्ज दोनों बॉडीज होंगी। बट देखा यह जाता है कि दोनों बॉडीज जब चार्ज हो रही है तो नेचर ऑफ चार्ज दोनों पे सेम नहीं है, नेचर ऑफ चार्ज दोनों पे अलग अलग होता है। यानी इससे एक बात और क्लियर हो रही है क्या? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर। ये दो टाइप के जो चार्ज होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो
दो टाइप के चार्ज होते हैं हमारे, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इन दिस वे वी कैन से चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, आइदर कैपिटल Q और स्मॉल q। चार्जेस के बीच में हमने देखा कि फोर्स भी लगता है। अगर दो चार्ज बॉडीज को हम पास लेके आए एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। याद रखना, दो चार्ज बॉडीज के बीच जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो स्टेशनरी चार्ज एक दूसरे को जो फोर्स लगाते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दो टाइप का होता है। तो कौन कौन से दो टाइप? एक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब अट्रैक्टिव होगा और कब रिपल्सिव होगा। तो आगे इस पर चर्चा करते हैं। तो हमने ये देखा कि जब दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज को हम पास पास लेके आते हैं, दो सिमिलरली चार्ज बॉडीज बोले तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों नेगेटिव चार्ज हो, तो हम देखते हैं कि वो फूटी आंख नहीं सुहाती एक दूसरे को और एक दूसरे को रिपेल करती है। टू सिमिलर चार्ज बॉडीज रिपेल इच अदर। वही अगर हम दो अपोजिट चार्ज बॉडीज को पास पास लेके आते हैं, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या देखते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देती है। इससे क्लियर हो रही है बात कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर व्हेयरएज सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। भाई अपोजिट्स अट्रैक्ट करते हैं, ये बात यहां भी लागू होती है। तो कुल मिला के हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज इन नेचर, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। The force between two charges is called electrostatic force, and this electrostatic force is also of two types: force of attraction, force of repulsion. कब attraction, कब repulsion? तो इसके लिए आप देखिए कि similar charges repel each other, whereas opposite charges attract each other. हमने देखा फ्रिक्शन की प्रोसेस में जब दो बॉडीज को हमने रब किया, तो एक बॉडी हो गई पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी बॉडी पर उसी अमाउंट में आ गया नेगेटिव चार्ज। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अब इसकी अंदर हम जाना चाहेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। दो बॉडीज चार्ज फ्रिक्शन से पहले दोनों बॉडीज कैसी थी? न्यूट्रल थी। लेकिन जब हमने उनको रब किया तो एक बॉडी पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी पे उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है अब उनको पढ़ने जा रहे हैं, और वो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज, इसके लिए हम थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाएंगे। तो हम पढ़ चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस। देखिए कोई भी चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स में आता है फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी जो चीज आप जानते हैं वहां से आपको उस चीज को ले जाना जो अब हमें जानना है। तो देखिए सबसे बेसिक चीज जो है, हम जानते हैं कि सभी बॉडीज काय से मिलकर बनी होती हैं? छोटे छोटे पार्टिकल जिनको हम बोलते हैं एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। आप जानते हैं कि एटम के ठीक सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दो तरह के पार्टिकल्स, एक प्रोटॉन्स, दूसरे न्यूट्रॉन्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, दोनों कंबाइंड रूप से कहलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। और इस तरह से हम देखते हैं कि एक एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां कंसेंट्रेटेड होता है? उसके न्यूक्लियस में। दैट्स व्हाई न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज। बट एज यू नो, एटम ऑन द होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और उसकी वजह यह है कि एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा एक पार्टिकल और पाया जाता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एक एटम पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। दैट्स व्हाई ऑन द होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है कि नहीं? और जब तक ये बैलेंस बना रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का नंबर इक्वल रहेगा,
तब तक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, और सभी बॉडीज इन न्यूट्रल एटम से मिलकर बनी हैं, तो ऑल बॉडीज भी जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं। अब थोड़ा सा मैं फ्रिक्शन पे जाने से पहले और थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूं कि कैसे इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव चार्ज है, जैसा कि आप जानते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर कहां प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, बट न्यूक्लियस के बाहर डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, सो ऑब्वियस है कि दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो ईच इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के कारण लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ये फोर्स इक्वल नहीं लगता, बिकॉज दिस फोर्स इनवर्सली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, उस पे फोर्स उतना कम लगेगा, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जितना कम होगा उस पे फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो भाई सबसे कम डिस्टेंस कौन से इलेक्ट्रॉन्स का होगा न्यूक्लियस से? फर्स्ट ऑर्बिट के। तो फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से काफी कम होता है, उन पे न्यूक्लियस के कारण लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम होता है। और यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम को छोड़ के नहीं जा पाते। सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। तो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स किनको बोल रहे हैं? फर्स्ट सेकंड ऑर्बिट के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हैं। बट जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट में गए, फोर्थ ऑर्बिट में गए, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फोर्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत तेजी के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। तो जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्टेंस होगा सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से, दैट्स व्हाई उन पे लगने वाला फोर्स जो है वो सबसे कम होगा। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एटम के न्यूक्लियस के अंदर कैद हैं, तो वो तो कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो इलेक्ट्रिसिटी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के काफी करीब हैं, तो उन पे लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा है, वो कहलाते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इवन वो भी एटम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली फ्री होते हैं जाने के लिए, उनको हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रिसिटी को अगर एक फिल्म माने तो उसके जो मेन हीरो हैं वो यही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी जब कोई बॉडी को हम आपस में रब कर रहे हैं, दो बॉडीज को, याद रहे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स कहीं नहीं जा सकते, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जा सकते। कौन जा सकते हैं? जा सकते हैं कौन? ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स। और जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करेंगे तो दो में से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और वो दूसरी बॉडी को ज्वाइन कर लेंगे। यानी एक बॉडी पे जिससे इलेक्ट्रॉन्स निकले वहां इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी कमी, डेफिशिएंसी, और वहीं दूसरी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चले गए उसमें हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस। तो जो भी बॉडी पे चार्ज आया, कब तक नहीं आया? जब तक इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इक्वल अमाउंट में थे। आया कब? जब ट्रांसफर हुआ। किसका ट्रांसफर हुआ? न्यूट्रॉन्स का नहीं, प्रोटॉन्स का नहीं, सिर्फ किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज ऑन एनी बॉडी। और ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का तो दो तरह से होगा, आइदर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यानी या तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी या इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी, जिसके कारण बॉडीज पे चार्ज आएगा। समझ में आएगी नहीं? तो जो बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, याद रखना, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए मतलब उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। सो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स makes a body positively charged। कौन सा चार्ज आएगा बॉडी पे? पॉजिटिव चार्ज। किस बॉडी पे आएगा पॉजिटिव चार्ज? जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? डेफिशिएंसी। आप कहोगे ऐसे कैसे भाई? डेफिशिएंसी कमी आ गई तो पॉजिटिव क्यों? तो समझिए आप, बिकॉज पहले जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों का चार्ज इक्वल था और नेट चार्ज क्या था आपका? 0। लेकिन जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो निकले क्या? इलेक्ट्रॉन्स। यानी कौन सा चार्ज निकला? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव तो उतना का उतना ही है, कमी किसकी आ गई? नेगेटिव चार्ज की। तो एज अ रिजल्ट अब ज्यादा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। दैट्स व्हाई बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज।
याद रखना, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज। और वहीं अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी एक्सेस, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज। याद रखना, किसी बॉडी पे अगर एक्सेस है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की तो उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कुल मिला के बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आ किसकी वजह से रहा है? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरह से हो सकता है, या तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे या बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो जाएगी। अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, और अगर किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो उस पर चार्ज होगा नेगेटिव। तो फ्रिक्शन की प्रोसेस में यही होता है कि जब दो बॉडीज को हम आपस में रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरी बॉडी में चले जाते हैं, और याद रहे एक बॉडी से जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो पूरे के पूरे दूसरी बॉडी में जाएंगे। ऐसा नहीं होगा एक आध कोई इधर उधर घूमने घामने निकल जाए। तो जितने भी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए दूसरी ने उतने गेन कर लिए। तो इस तरह से एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आया। अब एक क्वेश्चन यहां पे आप लोग के माइंड में बन सकता है कि भाई ये कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, किस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम जानते हैं सभी बॉडीज की जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम नहीं होते, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब में सेम नहीं होते। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी ज्यादा होंगे। तो उसके जो लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंपैरेटिवली फ्री होंगे जाने के लिए, और दूसरी बॉडी जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसमें ऑब्वियसली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी कम होंगे, और उसका लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर नहीं होगा, यानी कंपैरेटिवली कम फ्री होगा। तो जिस बॉडी के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होंगे उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के उस बॉडी को ज्वाइन करेंगे जिसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में हमने देखा, तो अभी तक जो हमने डिस्कशन किया वो उसमें यही देखा कि कुल मिला के फ्रिक्शन से बॉडीज में चार्ज आ रहा है। चार्ज दो तरह के आ रहे हैं, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रही है। चार्ज नेचर में दो टाइप के हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, आइदर स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। और चार्ज जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की, आपको बता दें एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इट इज कूलॉम। साइंटिस्ट के नाम पे है कूलॉम। इसी चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। तो उनके नाम पे ऐसा यूनिट है चार्ज की कूलॉम। बट न्यूमेरिकल्स में कई बार, क्योंकि कूलॉम एक बड़ी यूनिट है और हमें छोटे छोटी चार्जेस से डील करना होता है, तो ऐसे में हम दो अदर यूनिट्स जो यूज करते हैं चार्ज की, जो बहुत कॉमनली यूज करेंगे, दे आर माइक्रो कूलॉम एंड पिको कूलॉम। याद रखना, वैसे तो और भी कई यूनिट्स हो सकते हैं, मिली कूलॉम, नैनो कूलॉम, बट जनरली हमको सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल्स में मिलती है वो मिलती है माइक्रो कूलॉम। तो व्हाट इज माइक्रो कूलॉम? म्यू सी से डिनोट करेंगे माइक्रो कूलॉम। एंड रिमेंबर 1 माइक्रो कूलॉम इज इक्वल टू होता है 10 to the power -6 कूलॉम। ठीक है ना? तो कन्वर्शन करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में। अगर आपको माइक्रो कूलॉम में दिया है चार्ज, यू शुड हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कूलॉम। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है पिको कूलॉम। कई बार चार्जेस को पिको कूलॉम में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिको का मतलब होता है 10 to the power -12। तो कुल मिला के अगर चार्ज पिको कूलॉम में दिया है तो उसी से कन्वर्ट करेंगे कूलॉम में 10 to the power -12 का मल्टीप्लाई करके, और अगर चार्ज माइक्रो कूलॉम में दिया है तो उसे कन्वर्ट करेंगे कूलॉम में 10 to the power -6 का मल्टीप्लाई करके। तो देखिए भाई, अभी हम आपको बताने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ चार्ज। चार्ज के डायमेंशंस पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराते हैं। क्लास 11th में हमने दो तरह की क्वांटिटीज पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एज यू नो, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट, व्हिच कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। हाँ, दुनिया भर की क्वांटिटीज को उनसे डिराइव आप कर सकते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज केवल 7 थी जो हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं आपको। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो वन ऑफ देम वाज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में डायमेंशन चार्ज की पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट में नहीं थी,
मतलब चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव कहां से होगी? तो इलेक्ट्रिसिटी की जो क्वांटिटीज हैं उनके लिए फंडामेंटल यूनिट हम लेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक करंट की। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता दें, क्लास 10th में भी आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I, एंड इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। अब रेट किसके रिस्पेक्ट में अगर ना दिया तो जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एंड डायमेंशन में इसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A। सो इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, डायमेंशन होती है A, और हमें अब बात करनी है डायमेंशंस ऑफ चार्ज की। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? अगर इसी फॉर्मूले से हम निकालें तो I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू क्या होगा? I इंटू T। तो I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, T फॉर टाइम। तो अगर यहां से हम डायमेंशंस निकालें चार्ज की, तो चार्ज की डायमेंशंस जो आएंगी Q की डायमेंशंस क्या होंगी? तो इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन यानी A, एंड टाइम की तो अपन जानते हैं T। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आर AT। तो याद रखना चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, ऐसा यूनिट, एंड डायमेंशंस होती हैं चार्ज की AT। चार्ज के बारे में हमने आपको बताया कैसे प्रोड्यूस होता है। एक मेथड अपन ने अभी चार्जिंग का पढ़ा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि किसी भी बॉडी पे जब चार्ज आता है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब दो तरीके हमने आपको बताए। पॉजिटिव चार्ज आता है कब? जब बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, और नेगेटिव चार्ज आता है कब? जब बॉडीज पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो। अब कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे आता है, ये अपने को चेक करना है। तो आपको हम बता दें कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल e से। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे, इट्स वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना नेगेटिव चार्ज होता है और एक प्रोटॉन पे इतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है कि नहीं? तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इसको हम डिनोट करेंगे E से। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज डिपेंड किस पे करेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो अगर किसी बॉडी पे कोई भी चार्ज है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्वियसली इट विल बी ड्यू टू आइदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। तो n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में कम हैं या ज्यादा हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में आ रहे हैं जा रहे हैं, वो हमेशा एक इंटीग्रल नंबर में आएंगे जाएंगे। इंटीग्रल नंबर बोले तो पूरा 1 आएगा, पूरे 2, पूरे 3। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, सवा इलेक्ट्रॉन निकल गया, पौने 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ऐसा नहीं होगा। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? इंटीग्रल नंबर में। इंटीग्रल नंबर कैसे होते हैं? लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। तो जो हमने देखा, किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है, किसी भी बॉडी पे चार्ज ऑन एनी बॉडी, हमेशा ही क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। किसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, क्योंकि आज तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही रहा है चार्ज। तो अगर इस फॉर्मूले को हम लिखें, तो फॉर्मूले के रूप में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं Q इक्वल टू, Q यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन एनी बॉडी को। इट में बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, और NE, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। N यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन को। तो इस पूरी बात को अगर हम कहें वर्ड्स में, तो कैसे कह सकते हैं कि चार्ज ऑन एनी बॉडी is always an integral multiple of charge on one electron, and this property of charge is called quantization of charge. इस property of charge को हम क्या बोलते हैं? Quantization of charge.
अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप ये कहेंगे इट इज फाउंड दैट, ठीक है ना, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि इट इज फाउंड दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी, charge on any body is always an integral number of charge on one electron, that is q equal to ne, where n क्या है, तो n के बारे में बता देंगे, where n equal to number of electrons which will be an integral number like 1 2 3 4 and so on. And what is e? E is charge on one electron, its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो ये बात समझ में आई, बिल्कुल रिलैक्स होके, बस जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से आप सुनते चलिए और ये बातें सारी दिमाग में उतरती चली जाएं। और बिल्कुल जैसे फिजिक्स के लेके एक डर बना रहता है बच्चों के अंदर, बड़ा खतरनाक सब्जेक्ट है, बड़ा डरावना सब्जेक्ट है, अगर आप पहले लेक्चर से, जो आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, यहीं से आप बिल्कुल पकड़ के चलें और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे एकदम, तो जो मैं बातें बता रहा हूं ये सारी आप सुनते चलिए और एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक एक फॉर्मूले को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको कराता जाऊंगा ताकि उनका एप्लीकेशन भी आप वहीं की वहीं देखते चलें। तो ये जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और याद रखना कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं तो आप चार्ज निकाल सकते हैं, और उल्टा अगर दिया कि चार्ज दे रखा है आपको और आपसे पूछा बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज्यादा है, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होगा, q तो यहां है, e इधर पहुंच जाएगा, n इक्वल टू q अपॉन e। क्लियर है कि नहीं? अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं, तो जैसे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, छोटे छोटे कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बन सकते हैं, छोटे छोटे। तो देखिए भाई, अब ये जो है हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो भी अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया, कंसेप्ट एक्सप्लेन किया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, हम समझेंगे क्या दिया गया है, क्या पूछा जा रहा है हमसे। तो अ बॉडी हैज एक्सेस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ चार्ज ऑन इट, यानी आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड भी पूछा है कि कितना चार्ज होगा, एंड साथ में कौन सा चार्ज होगा ये भी पूछा गया है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है आपको, क्या गिवन है, 4 क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चाहे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी है वो हमारा होता है n, यानी आपको n गिवन है यहां पर, तो n इक्वल टू कितना है, 4। क्लियर है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है तो भी हम n इक्वल टू 4 कहेंगे, डेफिशिएंसी होती तो भी हम उसको n बोलते। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या डेफिशिएंसी आपको दी है वो आपका n हो गया, और पूछ आपसे चार्ज रहे हैं, चार्ज को डिनोट करते हैं q से, यानी पूछा जा रहा है हमसे q। तो क्या गिवन है n, क्या फाइंड करना है q, एंड फॉर्मूला आपके पास है q इक्वल टू क्या होता है, ne। e की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्या होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इन न्यूमेरिकल्स को आप ओरली फटाफट सॉल्व करें तो उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 16 की टेबल जरूर याद कर लीजिए अच्छे से पहली फुर्सत में। अगर 16 की टेबल याद होगी तो जनरली या तो हमें e यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 की टेबल याद है तो फटाफट काम होगा आपका। तो यहां पर आप देख सकते हैं q इक्वल टू ne, तो इसमें n क्या है, n है 4, इंटू e क्या है, तो e की वैल्यू हम जानते हैं, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब बस सीधे सीधे आपको 16 की टेबल बता दो, 16 4 जा 64, रेडियस पे डेसिमल लगाया, 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, एंड चार्ज है तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो निकल गया हमारा, लेकिन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, आपसे मैग्नीट्यूड के साथ साथ नेचर ऑफ चार्ज भी पूछा है। अब नेचर कैसे बताएं, तो वो हम ये देख के बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एक्सेस है या डेफिशिएंसी है। बिकॉज मैंने बताया चार्ज किसी बॉडी पे आता है 2 वजह से आता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस की वजह से या इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी की वजह से। यहां क्या कहा है, या क्लियर शब्दों में कहा है इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एक्सेस है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज। तो ये बात अपन लिख देंगे, सिंस देयर इज deficiency, sorry, access, since there is excess of electrons, therefore body will have negative charge.
चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम, और चार्ज का जो नेचर पूछा था तो चार्ज नेचर कैसा है, नेगेटिव चार्ज। गॉट इट। तो हमको यहां इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखा था और हमको क्या फाइंड करना था, चार्ज फाइंड करना था, यानी n दिया था, q फाइंड करना था। अब एक और क्वेश्चन अपन ऐसा लेंगे जिसमें उल्टा हो, यानी कि q दे दिया जाए और n पूछ लिया जाए, ठीक है। तो देखिए भाई, अब एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को भी एक बार रीड करते हैं और देखते हैं क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या कहा है क्वेश्चन में, अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, यानी चार्ज यहां पे दे रखा है आपको, क्यों गिवन है आपको, और पूछा क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और लैकिंग ऑन इट, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा है या कम है, आपसे पूछा तो कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। चाहे एक्सेस और डेफिशिएंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट किससे करते हैं, एन। तो एन आपसे पूछा है और गिवन आपको चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चार्ज दिया है, मतलब क्यू दिया है आपको। तो सबसे पहले गिवन क्या है, तो गिवन है Q, चार्ज आपको गिवन है, अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, मतलब चार्ज गिवन है। चार्ज मतलब Q आपको कितना गिवन है, Q इज 14.4 इंटू 10⁻19 कूलम, और पूछा क्या है आपसे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस और लैकिंग ऑन इट, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी n आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। पिछले क्वेश्चन में आपको n दिया था और q पूछा था, इस क्वेश्चन में आपको q दे दिया और n पूछ लिया है। तो देखिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला आपको बताए कि भाई q इक्वल टू होता है क्या, ne, फॉर्मूला है q इक्वल टू ne। अब इसमें से हमें चूंकि निकालना है n, तो फॉर्मूला n के लिए बनाएंगे, तो q इक्वल टू ne, तो n इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन e। क्लियर है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ q एंड e। व्हाट इज q, q इज 14.4 इंटू 10⁻19 अपॉन व्हाट इज e, तो e की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, व्हाट इज e, इज 1.6 इंटू 10⁻19। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल किया हमने, पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल है, पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहां डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल भी कैंसिल हो गया। अब केवल क्या है, 14 की टेबल याद हो तो काम फटाफट सॉल्व होता है। 16 की टेबल में 144 कितने टाइम्स आता है, तो आपने देखा 69 जा होते हैं 144, तो कुल मिला के n कितना आ गया आपका 9। तो आपको इतना तो पता चल गया कि 9 इलेक्ट्रॉन्स का है, जो कुछ भी है एक्सेस है या डेफिशिएंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की है, 9 इलेक्ट्रॉन्स की है। अब क्या है एक्सेस या डेफिशिएंसी, एक्सेस में है लैकिंग है, वो देखने के लिए अपन देखेंगे कौन सा चार्ज है। चार्ज कौन सा है, चार्ज है पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, तो अभी आपको समझाया था हमने कि पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आता है, जब उस पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, डेफिशिएंसी। तो इसका मतलब है कि चूंकि बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, सिंस बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, सिंस बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज, therefore it will have lacking, deficiency या lacking of कितने इलेक्ट्रॉन्स, 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne, उसका हमने एप्लीकेशन देखा अभी कुछ क्वेश्चंस में। अगर m दिया है तो हम q निकाल सकते हैं, q दिया है तो हम n निकाल सकते हैं। फिर देखिए ये एक क्वेश्चन हम आपको अब कराने जा रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्टली कुछ नहीं गिवन है, आपको कह दिया कैलकुलेट द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल पे चार्ज आपको निकालना है। तो यहां थोड़ी सी नॉलेज आपको अल्फा पार्टिकल के बारे में होना चाहिए। तो अल्फा पार्टिकल, या इसको हम कह सकते हैं हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस, 2He4। तो हमें पता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो ये जो है 2 एटॉमिक नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो कुल मिला के अल्फा पार्टिकल कंटेन्स
2 प्रोटॉन्स। चार्ज निकालना था अल्फा पार्टिकल पे, तो अल्फा पार्टिकल में हम पहले भाई चार्ज क्यों निकालना, तो n चाहिए हमको, तो n के लिए अपन ने देखा कि अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियस, इसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 2 प्रोटॉन्स होते हैं। देयरफॉर n इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2, और चार्ज आपको पूछ रहे हैं Q, फार्मूला आप जानते हैं, Q इक्वल टू होता है Ne, तो n तो 2 है ही और E की वैल्यू हम बहुत अच्छे से जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और 16 की टेबल आपको याद है, 16 2 32, यानी कुल मिला के चार्ज कितना हो गया अल्फा पार्टिकल पे 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ये डायरेक्ट भी याद रखेंगे आगे के लिए, आप कभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ जाती है अल्फा पार्टिकल के चार्ज की, तो चार्ज और अल्फा पार्टिकल डायरेक्ट याद रखिएगा कितना होता है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द चार्ज ऑन 7n14 न्यूक्लियस। अब यहां पर भी आपको डायरेक्टली नहीं गिवन है, ये पता नहीं है कि आपको क्या क्या दिया है, बस इतना पता है कि चार्ज निकालना है, यानी निकालना क्या है हमको Q। अब Q निकालना है तो n हमको पता होना चाहिए, n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये नाइट्रोजन का फॉर्मूला लिख के दे दिया, जिसमें आप देख रहे हैं नीचे है 7, ऊपर है 14। ये आप जानते हैं इस रूप में जब लिखा होता है तो ये नीचे लिखा होता है दिस इज एटॉमिक नंबर, जो रिप्रेजेंट करता है किसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को। अब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं, क्या होंगे, प्रोटॉन्स, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो n, यहां से आपको डायरेक्ट मिल गया, तो n इक्वल टू कितना हो गया 7। E की वैल्यू आपको पता है, फॉर्मूले में रखा, Q इक्वल टू क्या होता है Ne, व्हाट इज n, n इज 7, व्हाट इज E, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और बस जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 16 की टेबल आप पहली फुर्सत में याद कर लीजिए, 16 की टेबल याद है फटाफट, आप जानते हैं 16 7 जा 112, एक डेट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा पीछे से, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो आ गया चार्ज किस पर, 7n14 न्यूक्लियस पे। अब ऐसा कोई भी आपको दे दी जाए, कोई भी न्यूक्लियस दे दी जाए, आपको ऊपर वाले इस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पे देना है, इस पे, यही आपका क्या होगा n, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है कि नहीं। अब एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखिए कि क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें आपसे क्या कहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन Fe3 पॉजिटिव आयन। एक बार फिर बच्चा कंफ्यूज, ऐसे कैसे निकालें चार्ज, निकालना चार्ज है तो पता है, निकालना है चार्ज, लेकिन चार्ज निकालना है, क्यों निकालना है, तो हमको n तो पता होना चाहिए। n डायरेक्टली गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं था, लेकिन वहां पे फॉर्मूला ऐसा दे दिया था कि एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा था, आप समझ गए, एक कंसेप्ट आपको पता चल गया कि एटॉमिक नंबर अगर आपको दिया है तो वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, n मिल गया आपको। बट यहां ऐसा भी कुछ नहीं दिया। अब आप सोच रहे हैं कि भाई आयरन का हम देखें क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, याद होना चाहिए या ढूंढें और फिर उसके बाद वो n के रूप में रखें, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इस तरह से दिया है Fe3 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव आयन, इस पे निकालना है चार्ज, तो याद रखिए यहां पर कितने साइन बने हैं, प्लस साइन, 3 प्लस साइन, तो 3 पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 पॉजिटिव डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे 3 पॉजिटिव आयन का मतलब क्या है कि यहां पे डेफिशिएंसी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो यानी n इक्वल टू कितना हो गया 3। एक बार फिर याद रखिए, इस तरह से अगर दिया है Fe3 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव, जैसे Fe3 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव साइन मतलब डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n इक्वल टू 3 हो गया। यही इसकी जगह अगर आपको निकालना होता Cu2 पॉजिटिव आयन पे, तो 2 पॉजिटिव आयन मींस डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो n हो जाता 2। अब n पता है तो q निकालना कोई मुश्किल नहीं है, q इक्वल टू होता है Ne, n आपका 3, e आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड फाइनली आपका आंसर आएगा 16 3 48, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन ये अब हम देखने जा रहे हैं, काफी पूछा जाता है ये, इसको हम सॉल्व करके ही बताएंगे, आगे इसको डायरेक्ट भी आ सकते हैं, कॉम्पिटिशन के बाद डायरेक्ट ही आ जाता है क्वेश्चन। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मींस 1 कूलम चार्ज, याद रखना 1 कूलम चार्ज को, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड यूनिट चार्ज। तो ऐसे भी कह सकते हैं कैलकुलेट द चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन यूनिट चार्ज, कैसे भी बोल सकते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। करना क्या होगा, यहां भी आप देखिए तो चार्ज जो दिया वो क्या दिया, यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज, मतलब चार्ज आपको गिवन है,
तो 1 कूलम ये आपका हो गया Q, तो Q हो गया 1 कूलम, ये गिवन है आपको। और कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी N आपको फाइंड करना है। वही फॉर्मूला आपका आप जानते हैं, सिंस Q इक्वल टू क्या होता है NE, तो देयरफॉर यहां से अगर हम N निकालें तो N हो जाएगा Q बाय E। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q यहां पर गिवन है आपको 1 रखा, E की जगह E की वैल्यू पुट करेंगे, व्हाट इज E? तो ये तो बिल्कुल रट गई होगी अब आप लोगों को, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो आप क्या करिए, पहले तो यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, 10 की पावर -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगी, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 19 और नीचे रह गया 16। 10 इज स्टिल स्मॉलर देन 16, तो एक काम हम और कर सकते हैं, 10 टू पावर 19 से एक उधार ले लिया, यानी ये तो हो जाएगा 100, और चूंकि एक यहां से उधार लिया तो 10 की पावर एक कम हो जाएगी, 19 की बजाय 18 रह गया, और नीचे जो है वो क्या है 16। अब 16 के टेबल में 100 तो नहीं आता, तो यहां डिवाइड करके अपन देखेंगे, 16 6 जो होते हैं 96, और बचे, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 16 2 जा 32, 8 बचे, पॉइंट लगाई है तो एक 0 आ जाएगा, 16 की टेबल में 80 जरूर आ रहा है 5 टाइम्स, 16 5 जा 80, तो कुल मिला के आपका जो रिजल्ट आया कितना आया 6.25। तो 100 डिवाइडेड बाय 16 इज 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या है 80। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए किसमें 1 कूलम चार्ज में। इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कि अगर किसी क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट पूछ ले जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए क्वेश्चन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज कितना होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 80। क्लियर है? और याद रखना पावर +18 है, अब आप कहोगे माइनस थी प्लस कैसे हो गई, नीचे से गई ऊपर, ऊपर जाके पावर कैसी हो गई पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। और एक बात यहां से क्लियर है कि इट इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर। 6.25 डेसिमल में आ गया, डेसिमल में या फ्रैक्शन में आए मतलब इट इज नॉट एन इंटीग्रल नंबर, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। और हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी चार्ज की, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें हमने पढ़ा है कि चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, और ये तो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। तो इससे क्या क्लियर होता है? इससे क्लियर ये होता है कि दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, यानी यूनिट चार्ज इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। ओनली दोज चार्जेस आर पॉसिबल इन नेचर which are integral multiple of charge on one electron। तो एक टेस्टिंग का तरीका भी है कि जो भी आपको चार्ज दिया है, आपको चेक करना है whether it is possible or not, तो आप उसको E यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइड करके देखिए। डिवाइड करने पर अगर एक इंटीग्रल नंबर आ रहा है तो वो चार्ज नेचर में पॉसिबल है, अदरवाइज वो चार्ज नेचर में पॉसिबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा, आज हमने आगाज किया, शुरुआत करी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, 12th का फर्स्ट चैप्टर। आशा है आज जो मैंने पढ़ाया वो चीज क्लियर हुई होगी आपको। आज हमने आपको जस्ट इंट्रोडक्शन कराया, सिर्फ बेसिक चीजें बताई हैं। चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्जिंग के दो मेथड्स हैं, एक बाय फ्रिक्शन, एक बाय इंडक्शन। इंडक्शन हम अगले लेक्चर में लेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे बॉडीज चार्ज होती हैं, चार्ज कितने टाइप के होते हैं, चार्ज की यूनिट, डायमेंशंस, ये हमने पढ़ी। हमने आज आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स किए अपन ने, कैसे फ्रिक्शन के कारण बॉडीज चार्ज हो रही हैं उसका कंसेप्ट बताया, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्ज। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट चार्जिंग बाय इंडक्शन, एंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, दो स्टेशनरी चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के लिए। तो वो हम पढ़ेंगे अगले टर्न पे, अगले लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे।